शिवानी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की थी। जब से उसने होश संभाला था, तब से ही उसने एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की ख्वाहिश की थी। माँ, मैं अपनी शादी में लाइट ग्रीन लहंगा पहनूंगी। लाल तो सभी लोग पहनते हैं। अरे हाँ बेटा, तेरा जो मन करे तू वो पहनना, लेकिन तेरी शादी तो तेरे पापा की पसंद से ही होगी। हाँ माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे पापा मेरे लिए किसी राजकुमार जैसे लड़के को ही चुनेंगे। मैं इकलौती लाडली बेटी जो हूँ उनकी। चलो बहुत हो गया शादी के सपनों में घूमना, अब असल जिंदगी में वापस आ जा और खाना खा ले। लो, तेरे पापा भी आ गए। क्या बातें चल रही है माँ बेटी की। अरे हमें भी कोई बताएगा। कुछ नहीं जी, आपकी लाडली शादी के सपनों में खोने लगी है। हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से हो और सब देखते कि देखते ही रह जाए। अरे क्यों नहीं, मैंने तो पहले ही अपनी बिटिया के लिए उसका दूल्हा देख रखा है। लड़का बहुत ही सज्जन और अच्छा है। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसे ही हंसते खेलते समय बीतने लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। तभी एक दिन राजेश की कार का एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। शिवानी की तो जैसे मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन गीता को राजेश का एक खत मिलता है, जिसमें शिवानी के पिता ने अपने बचपन के दोस्त से कुछ वादे किए थे, जिनके अनुसार उनके बेटे कमलेश और इनकी बेटी शिवानी का रिश्ता पक्का कर दिया गया था। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। शिवानी अपने पिता का मान रखने के लिए कमलेश से शादी कर तो लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि कमलेश दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत काला था। इसी के चलते उनके बीच में अक्सर ही लड़ाई झगड़े हुआ करते। एक दिन ऐसे ही शिवानी कमलेश को अपने पास बुलाती है और कहती है, अबे ओए कोयले की खान, इधर आ जल्दी। जी कहिए। मेरा ना आज पिज्जा खाने का दिल हो रहा है, जा जाके लेकर आ। जी आपने तो 2 दिन पहले पिज्जा खाया था, और देखिए ना, इतने पैसे खर्च करना सही नहीं होता है। ओए, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे कब क्या खाना है और क्या नहीं। जी देखिए, मैं ना एक मध्यम वर्ग का आदमी हूँ, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप मेरी पूरे महीने की तनख्वाह 10 दिन में खर्च ना करवाएं। थोड़ा हिसाब से चलिए, वरना आगे दिक्कत हो जाएगी हमें। अरे तेरे जैसे पति को झेल रही हूँ, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, ये तो कभी सोचा नहीं है तूने, और मुझे भाषण दे रहा है। आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अच्छा ठीक है, आज रहने देते हैं पिज्जा को, लेकिन अगली बार जब कहूँगी ना तो लेके आ जाना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। समय ऐसे ही बीतता रहता है और शिवानी कमलेश को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। फिर भी कमलेश उससे कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सब सहन करता रहता है, क्योंकि उसे शिवानी से पहले ही नजर का प्यार जो हो गया था। इसीलिए वो उसकी हर बात को नजरअंदाज कर देता और बस इसी इंतजार में वक्त गुजारता कि एक न एक दिन शिवानी को भी उससे प्यार हो जाएगा। कमलेश शिवानी को बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है, सुनिए। क्या है? वो मैं कह रहा था कि साफ साफ कहो ना, क्या बात है? वो मैं बस ये कहना चाहता था कि हम कहीं घूमने चलते हैं। जब से शादी हुई है कहीं घूमने नहीं गए। मैं और तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी? शक्ल देखी है अपनी, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कमलेश अपना गम सबसे छुपाते हुए फिरता है, लेकिन उसकी माँ उसकी ये हालत देख नहीं पाती और वो जाकर शिवानी से बात करती है। बहू, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आज तो मेरी क्लास लगने वाली है। इस कलूटे ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा शायद। जी कहिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भी बहुत सपने होंगे तुम्हारी शादी को लेकर, जो कि अब चूर चूर हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे बेटे से उसका बदला लो। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी भोली भी नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती आपसे, प्लीज आप जाइए। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, पर ध्यान रहे मेरे बेटे को किसी तरह की तकलीफ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब जाइए। सरिता के वहाँ से जाते ही शिवानी बहुत गुस्से में आ जाती है और खुद से कहती है, आज तो मैं छोड़ूंगी ना इस काले पतीले को बिल्कुल भी। मेरी चुगली करेगा अपनी माँ से। शाम को कमलेश काम से लौटकर अपने घर आ जाता है। उस दिन उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं होती। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ शिवानी पहले से ही गुस्से में बैठी होती है। उसे देखकर कमलेश समझ जाता है कि आज कुछ तो बड़ा होने वाला है।
इतने में ही शिवानी उसके पास तेजी से चलकर आती है और उसे धक्का मारती हुई कहती है और कमलेश पीछे जाकर गिरता है। क्यों बे, बहुत मजा आता है क्या मेरी चुगली करने में अपनी माँ से? ये आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो तेरी माँ ऐसे ही मेरे पास आकर मुझे इतना सब कुछ सुना कर चली गई। मैंने तो माँ को कुछ नहीं कहा, फिर माँ इन्हें क्या कहने आई होंगी। सुनिए, मुझे ना कुछ नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर आज के बाद तेरी माँ मेरे पास आई ना तो तेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही होना चाहिए। उसी रात कमलेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन वो शिवानी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप घर से बाहर आ जाता है। डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है। वो थोड़ा ही दूर पहुंचा था कि बेहोश होकर वहीं सड़क के किनारे गिर जाता है। इस बात से अनजान शिवानी चैन से अपने कमरे में सो रही थी। कमलेश को पड़े हुए पूरी रात बीत जाती है और फिर अगली सुबह दूध बेचने वाला वहां से गुजर रहा था तो उसकी नजर कमलेश पर पड़ती है और वो उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे भैया उठिए, आप यहाँ क्यों सोए हैं? उठिए ना। दूध वाले की लाख उठाने पर भी कमलेश नहीं उठता तो वो अपनी दूध की गैलन को वहीं साइड में रखकर कमलेश को अपनी साइकिल पर बैठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कमलेश को एडमिट कर लेते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। कुछ देर के बाद कमलेश को होश आता है और वो शिवानी को तलाशता है। जैसे तैसे डॉक्टर उसे शांत करता है। देखिए, आप ज्यादा हिलिए मत, वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जाना होगा। मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों घर पे अकेली हैं और उन्हें ये पता चला कि मैं रात से घर से बाहर हूँ तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, आप हमें अपने घर का नंबर दे दीजिए, हम उन्हें यहाँ पे बुला लेंगे। जी ठीक है। कमलेश डॉक्टर को शिवानी का नंबर दे देता है। डॉक्टर उसे और उसकी माँ को वहीं बुलवा लेते हैं। कुछ देर के बाद में वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जैसे ही सरिता कमलेश को देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा ये क्या हो गया तुझे, और तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? देखिए, इन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया है। ये कई दिनों से परेशान चल रहे हैं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हार्ट अटैक? जी हाँ, आप कुछ जानती हैं कि ये किस तरह की टेंशन ले रहे हैं, या कोई बात इन्हें अंदर से खाई जा रही है? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब इस करमजली की वजह से हुआ है। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप इन्हें कुछ मत कहिए। ये मुझे अभी बचा रही है और मैंने इनके साथ कितना बुरा सलूक किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं माँ जी, आप इनकी बातें मत सुनिए। ये सब जो कुछ भी इनके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इसलिए आज ही इन्हें मैं छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ यही सही होगा। तू मेरे बेटी की जिंदगी से दूर चली जा और फिर दोबारा पलट के कभी मत आइयो। नहीं नहीं माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, इनके बिना मैं जी नहीं सकता। माँ, इनके जाने के बाद मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। मैंने आपके साथ इतना सब कुछ गलत किया और आप फिर भी मुझसे प्यार करते हो। क्यों? अरे आप इतने अच्छे हो कि कोई भी लड़की आपको आसानी से मिल जाएगी, फिर मैं ही क्यों? जो किसी एक से प्यार करते हैं ना, वो दूसरों से दिल नहीं लगाते। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और हमेशा आपसे ही करता रहूंगा, और किसी के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। मैंने आज तक जो भी किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। फिर भी आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। सजा तो सिर्फ एक ही है। क्या? सजा तो एक ही है, मैं और मेरा साथ। अगर आपको सजा चाहिए तो सजा के रूप में मुझे अपना लो, नहीं तो आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके साथ रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी खुशनसीबी है, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आप मेरे पति हो। इसके बाद शिवानी कभी कमलेश के कालेपन का मजाक नहीं उड़ाती और ना ही उससे किसी भी तरह की बदतमीजी करती। जितना प्यार कमलेश उससे करता था, वो भी अब उससे उतना ही प्यार करने लगी थी। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव विक्रमगंज की, जहां लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे। सभी गांव वासियों में बहुत प्रेम था, जिससे सब मिलजुल कर रहते। वहां पर एक हरिया नाम का आदमी था, जो कि दिल से बहुत अच्छा था। वो लोगों की बहुत मदद करता, और वो गरीब जरूर था,
लेकिन दिल से बहुत अमीर था। बरसात का मौसम आता है, लोगों की फसल का वक्त था। हरिया और उसका दोस्त सुरेश अपने खेत के लिए निकलते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी हरिया कहता है, अरे सुरेश भाई, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी होगी। वो क्या है ना, जितनी बारिश होनी चाहिए बिल्कुल उतनी ही हो रही है। अभी इतना खुश मत होइए भैया, काहे कि अभी पूरा सावन बाकी है और बरसात का कोई भरोसा नहीं। अरे भैया, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। अगर ये बर्बाद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो यही हमारी रोजी रोटी है भाई। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। ये गांव है और गांव में बारिश आने का बहुत संतुलन रहता है, क्योंकि हम शहरी लोगों की तरह पेड़ों को काटते नहीं हैं। तुमको शहर के बारे में बहुत जानकारी है, कभी गए भी हो तुम शहर? अरे नहीं गए तो क्या हुआ, एक दिन हम भी चले जाएंगे। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक इस गांव में रहकर गुजारा करेंगे? हमने तो सुना है वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। कम से कम अपने गांव में सब सस्ता तो है। अरे हम तो शहर कभी नहीं जाएंगे, ये गांव ही हमारा माई बाप है। हरिया और सुरेश दोनों बातें करते करते अपने खेत पर चले जाते हैं, जहाँ हरिया और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं हरिया की पत्नी मोहिनी और सुरेश की पत्नी विमला भी दोनों एक अच्छी पड़ोसन के साथ साथ अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी और विमला बाजार जा रही थी कि तभी विमला बोलती है, भगवान करे इस बार फसल अच्छी हो जाए, ताकि हम इस बार त्योहार अच्छे से मना सके। हाँ विमला बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। 2 साल पहले बाढ़ आई थी, जिसका असर 2 साल तक रहा, लेकिन इस बार बारिश ठीक ठाक हुई तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, वैसे हमारे पति कह रहे थे कि शहर चले जाते हैं, वहाँ बहुत काम मिलता है, कैसे भी करके गुजर बसर तो हो ही जाएगा। हमारा भी बहुत मन है कि हम भी शहर में रहें, पर हमारे वो इसके लिए कभी नहीं मानते हैं। हमें तो लगता है जब तक यहाँ बाढ़ नहीं आएगी कोई जाएगा ही नहीं। अब तुम हमारे झुमरी के पिता को ही देख लो, जो गांव से निकलकर शहर गए हैं और अच्छी जिंदगी चला रहे हैं। अरे बहन, बाढ़ का नाम मत लो। तुमको तो पता है अगर बाढ़ आई तो कितना नुकसान हो जाएगा, और हमारा गांव बहुत छोटा सा है, सब कुछ बह जाएगा। अब तो सब भगवान के भरोसे है बहन, हम तो बस यही मान सकते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो। दोनों बातें करते करते बाजार जाती हैं और वहाँ से सब्जियाँ लेकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी गांव में अचानक से आंधी आती है, और वो आंधी काफी देर तक रहती है और 5 घंटे बाद बंद होती है। आंधी बंद होने के बाद हरिया और सुरेश घर के बाहर आते हैं, और साथ ही साथ हरिया का बेटा चंगू और सुरेश का बेटा कमल भी आते हैं। और चंगू बोलता है, कमल चलना, बाद में ना बहुत आम गिरे होंगे, चल जाके चुन लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तू मौसम तो देख, अगर दोबारा आंधी आई तो हम उड़ जाएंगे और मेरे बाबा जी मुझे बचाने भी नहीं आएंगे। ना बाबा ना, तू जा। कितना डरता है तू? अरे अब तो तू 10 साल का हो गया है, अब बिना बाबा के नहीं रह पाता, डरपोक कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ। उन दोनों को बात करता सुनकर हरिया बोलता है, कमल सही बोल रहा है चंगू बेटा, अभी कुछ नहीं पता है कि आंधी रुकेगी या नहीं, इसलिए घर में रहो, बाहर नहीं जाना। पता नहीं क्या ही होगा। अब एक आंधी आ गई है और इतना नुकसान कर गई है, अब बारिश का कोई पता नहीं। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा बारिश ना हो, बस फसल कट जाए, उसके बाद जो होना होगा हो जाए। अरे हम परमात्मा के खिलाफ थोड़ी हैं जो वो हमारा नुकसान करेंगे। अरे हम तो इंद्र देव के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि गांव पर कोई परेशानी ना आए। सभी गांव वाले भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं और अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है। एक बड़ी आंधी के बाद गांव में बारिश का कहर होता है। पहले तो बारिश 2 घंटे में खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी बारिश हुई कि 5 दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया, जिससे गांव में बाढ़ आ गई और लोग बहुत परेशान हो गए। ज्यादा बारिश होने की वजह से लोगों के घर ढह गए, लोगों के जानवर बाढ़ में बह गए और साथ ही साथ उनके खेतों के सारे अनाज पानी में डूब गए। ऐसे ही एक दिन बारिश रुकती है, लोग अपने अपने ठिकाने से बाहर आते हैं
और अपना अपना सामान देखने चले जाते हैं। सुरेश और हरिया दोनों भी बाहर आते हैं और सुरेश बोलता है, देख लो भगवान पर भरोसा करने का अंजाम। भगवान हमारा भला करने की जगह इतना नुकसान करके बैठ गया है। हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी रोजी रोटी यही है। हम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकते, बस ये पानी सूखने का इंतजार करना होगा। अरे ये पानी सूखते सूखते तो पता ही नहीं कितना वक्त लग जाएगा। जब तक हम क्या भूखे रहेंगे, मर जाएंगे हम। हमें तो भाई यहाँ से ले चलो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार का पानी सूखते सूखते तो हम लोग मर ही जाएंगे। हम भी इनके साथ कहीं और चलते हैं। अरे तुम चुप रहो, ये हमारी धरती माँ है, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और पानी सूखने का इंतजार करेंगे। अरे जब पूरे साल ये जमीन हमें मुनाफा देती है, तब तुम लोग क्यों रहते हो यहाँ? और अगर थोड़ा सा नुकसान हो भी गया तो बाहर जाने की बात तो मत करो। देखो मोहिनी, तुम्हारा पति पागल हो गया है। अगर यहाँ से नहीं निकली तो मर जाओगी। इनको समझाओ और चलो यहाँ से। इतना बोलकर विमला सुरेश और कमल को पकड़कर घर ले आती है और सारा सामान समेटने लगती है। हरिया की बात से कुछ लोग सहमत तो होते हैं, तो कुछ लोग इनकार भी करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आधा गांव खाली हो जाता है, लेकिन हरिया गांव से कहीं नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन मोहिनी हरिया को बोलती है, देखिए जी, सभी लोग यहाँ से चले गए हैं और हम लोग यहीं हैं। हम लोग भी कहीं चलते हैं। यहाँ कब तक पानी सूखने का इंतजार करते रहेंगे? सुरेश भाई साहब भी चले गए हैं। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम तो यहीं रहेंगे। अरे तुम ये क्यों भूल गई कि ये मिट्टी हमारी माँ है? बाहर शहरों में कुछ भी नहीं रखा है। अरे वहाँ तो ना शुद्ध वातावरण है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अरे बारिश तो वहाँ भी होती है, बाढ़ वहाँ भी आती है, और लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं होते। लेकिन हम लोगों का घर है, अनाज है, अरे सब कुछ हमारा यही है। आपकी बुद्धि में कूड़ा भर गया है। खुद तो ऐसे मर रहे हो और हमें भी ऐसे ही मार दोगे। सभी गांव वाले एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं, तुम ही अकेले रहना यहाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको पता है कि गांव ही हम गरीबों का घर है, वो यहीं आएंगे। और तुम देख लेना, पानी सूखने के बाद सब वापस ही आ जाएंगे। हरिया मोहिनी की एक नहीं सुनता और गांव में ही रह जाता है। यूं ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ गांव का सारा पानी धीरे धीरे करके सूखने लगता है और जो लोग गांव में रह गए थे वो दोबारा से अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया ढूंढने लगते हैं। अपने अपने खेतों में दोबारा फसल उगाने लगते हैं और जो लोग गांव से गए थे, कुछ लोग वापस गांव में आ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सुरेश भी वापस आता है। तुम सही थे हरिया, शहरों में कुछ भी नहीं है। अरे हमें यहाँ अपनी खेती मिल जाती है, लेकिन वहाँ तो खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। मैं तो कह ही रहा था, अपना गांव है। ये अगर तुमको खुशियाँ देगा तो बदले में कुछ लेगा भी तो सही। हरिया की बात पर सब संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी एक नई जीवन को शुरू करते हैं और अपने अपने जमीनों को दोबारा ठीक करते हैं और फिर एक बार पूरा गांव मिलकर रहने लगता है। कहते हैं कि अगर भगवान कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है, और इसी तरह से बाढ़ में गरीबों पर कहर तो होता है, लेकिन भगवान उनको झेलने की हिम्मत भी देता है। सूरज बहुत ही गरीब परिवार से था, जो कि अपनी छोटी बहन गीता और माँ मिताली के साथ रहता था। वो बच्चों को ट्यूशन देकर अपना घर चलाता। एक दिन शाम को जब वो घर लौट कर आता है, तभी उसकी बहन गीता उसके पास आती है। भैया आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या, जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ भैया, काम तो था। अब इसे काम बोलो या मेरी फरमाइश, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। पहले चीज का नाम तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर मेरे हद में होगा तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भैया मुझे अपने घर में बिरयानी दावत देनी है राखी पर। ये तुम क्या कह रही हो गीता, गरीब के घर में बिरयानी की दावत, किस खुशी में? मुझे पता था आप भूल जाएंगे। अब क्या भूल गया मैं गीता, साफ साफ बताओ। पहले आप वादा करो कि आप हमारे घर पर बिरयानी की दावत रखेंगे। जो चीज पॉसिबल ही ना हो उस चीज का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। गीता इतना कहकर सूरज को बिना पूरी बात बताए वहाँ से चली जाती है और सूरज अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिताली बाजार से सब्जियाँ लेकर घर आती है और सूरज को सर पकड़े बैठे देखकर डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं माँ,
आपके घर में आपकी एक पागल लड़की है, उसी ने मेरे सर में दर्द कर रखा है और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उसे। जब से आया हूँ तब से एक बात ही लेकर मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा, अब क्या डिमांड है उस महारानी की? अब क्या बताऊँ मैं आपको। मैडम की डिमांड है कि उन्हें अपने घर में बिरयानी की दावत देनी है, जैसे कि हम बहुत अमीर हों, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हो, जहाँ से हम पैसे तोड़कर घर में बिरयानी की दावत रख दें। बेटा, इसमें उसकी गलती नहीं है। शायद तू भूल गया है, लेकिन उसके पिछले जन्मदिन पर तूने उसे बोला था कि उसे अगले जन्मदिन पर तू घर में बिरयानी दावत रखेगा। वो वही बोल रही होगी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था। मैंने बेवजह उसको इतना सब कुछ सुना डाला। इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो मुझे वही याद दिला रही थी जो मैंने ही उसे कहा था। लेकिन बेटा, इसमें गलती तेरी भी तो नहीं है। हम गरीब लोगों के लिए बिरयानी दावत बहुत बड़ी बात है। ये चीज हमारी औकात से बाहर है। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना माँ। मैं एक बार गीता से बात करके आता हूँ। बेचारी को बेवजह ही गुस्सा दिला दिया मैंने। सूरज इतना कहकर गीता के कमरे में जाता है और उसके आगे कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। सॉरी गीता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इतना काम होता है, उसी चक्कर में सब कुछ भूल गया। अपने भाई को माफ कर दो प्लीज। रहने दो भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हर बार मेरा बर्थडे सबको याद रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। देख, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। अब इसमें इतना मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दे मुझे। और बता, क्या कह रही थी तू? तू जो बोलेगी वैसा ही होगा बिल्कुल। पक्का? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुझे जो कहना है बोल। भैया, इस बार राखी और मेरा जन्मदिन दोनों एक साथ ही एक ही डेट पर पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन हमारे घर बिरयानी की दावत हो। थोड़ी रहीसी तो दिखनी चाहिए ना उस दावत में। मेरी सभी सहेलियाँ भी आएंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा तेरी इस विश को पूरी तरह से पूरी करने की। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिन के साथ राजू की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की बिरयानी दावत की डिमांड पूरी करनी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और वो अपनी ट्यूशन की फीस लेने के लिए अपने स्टूडेंट के घर जाता है और उसके पिता राजन से बोलता है, देखिए, आप पिछले 3 महीने से अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। आज मैं बिना फीस लिए नहीं जाऊंगा। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तुम मुझसे पैसे मांगेगा, वो भी ऊंची आवाज में? जा, नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगा बे तू? ये क्या दादागिरी है? मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ, और उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुझे कहा है ना, मैं अपने बेटे के पेपर के बाद तुझे पैसे दूंगा। अभी नहीं दूंगा मैं। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, मुझे मेरी फीस आज ही चाहिए। मुझे पता है पेपर खत्म होने के बाद आपका काम निकल जाएगा, उसके बाद आप फीस देने नहीं आएंगे। फीस दे दीजिए, वरना मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। तेरी जुबान बहुत चलती है। अब तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी राजन अपने गुंडों को बुलवाकर सूरज को बहुत पिटवाता है और उसे उठवाकर घर से बाहर फेंकवा देता है। जैसे तैसे करके सूरज जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है और उसे जख्मी हालत में देखकर उसकी बहन और माँ दोनों रोने लगती हैं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे इतनी चोट लगी है, तेरा इतना खून निकल रहा है और तू बोल रहा है कि मैं शांत रहूं? अरे माँ, थोड़ी सी तो चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। लेकिन पहले आप सच बताइए भैया कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया था फीस मांगने के लिए। उसका बाप थोड़ा गुंडे टाइप का था। वो पिछले 3 महीने से मेरी फीस नहीं दे रहा था। जब मैंने उससे फीस मांगी तो उसने फीस देने की जगह अपने गुंडे को बुलवाकर मुझे पिटवा दिया। पता नहीं ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता है। कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? माँ, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई लेने गया था। अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखकर और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। भैया, आपको आज ही उनके घर जाने की जरूरत थी। जब आप इतने दिन रुक सकते हो तो कुछ दिन और रुक जाते। गीता, अगर मैं कुछ दिन और रुक जाता तो मैं अपनी बहन के घर में बिरयानी की दावत की डिमांड पूरी जरूर कर देता। वो तो अभी भी नहीं होगा भैया। कौन सा उसने आपको पैसे दे दिए? आज नहीं दिए तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊंगा। जब तक पैसे नहीं देगा तब तक जाता रहूंगा।
क्योंकि एक ही जगह है जहाँ से पैसे मिलने के बाद हम गरीब के घर में बिरयानी की दावत पूरी हो सकती है। नहीं भैया, आपको इतनी तकलीफ देकर मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। मुझे किसी को कोई दावत नहीं देनी है। आपको मेरी कसम है, आज के बाद आप वहाँ नहीं जाएंगे। गीता इतना कहकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने घर लाकर अपने भाई का इलाज करवाती है। उस दिन के बाद से बिरयानी दावत का नाम तक नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में बिरयानी दावत कैसे दे? जहाँ से पैसे आने की उम्मीद थी, वहाँ से आने की अब कोई भी कसर नहीं थी। समय बीतता है और राखी का दिन आता है। साथ ही गीता का जन्मदिन भी था। वो सुबह सुबह ही आरती की थाली लेकर अपने भाई के पास आती है। भैया, आप जल्दी से अपना हाथ दीजिए, मुझे आपको राखी बांधनी है। नहीं, मैं तेरा बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं तेरी एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। भैया, आप ये सब छोड़िए और जल्दी से राखी बंधवाइए। मुझे कहीं और भी जाना है। और कहाँ जाना है? यही पास में एक लड़के के घर। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ। उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए। अपनी बहन की बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने भाई को राखी बांधकर गीता उसी लड़के के घर जाती है जिसके पिता ने उसके भाई को मारा था। रुक जाओ बेटा, मैं आज खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा। उन महान लोगों से मैं भी तो मिलूं जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं कि मेरी लड़की ना होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। राजन इतना कहकर गीता के घर पहुंचता है, जहां वो सूरज को देखकर दंग रह जाता है। तभी गीता राजन को अपने भाई और माँ से मिलवाती है। उनसे मिलकर राजन को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबको सच बताकर सूरज से माफी मांगता है और उसे उसकी मेहनत की सारी कमाई देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूरज बाजार जाकर बिरयानी का सामान लेकर घर आता है और अपने आसपास के लोगों को अपने घर में होने वाली बिरयानी की दावत देता है। थोड़ी देर में सभी लोग उसके घर आते हैं और उसके घर की बिरयानी खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से आखिर में गरीब के घर बिरयानी की दावत हो ही जाती है।